Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो पेपर है BEDSV 101, ठीक है, उसके ब्लॉक 2 को। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनके अंदर मैंने ब्लॉक 1 को इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं उन 2 वीडियोस को। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को कवर कर सके। जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उनके फ्री पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी वेबसाइट है hindusthanknowledge.com, वहाँ से आप अपने फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक सेंड करेंगे, वहाँ से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे और आने वाले वीडियोस के भी पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगे। सो गाइस, ब्लॉक 2 का नाम है चेंजिंग कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो यहाँ पे हम अपने इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपके इस ब्लॉक में होने वाली हैं। आपका जो ब्लॉक 2 है इसके अंदर आपके टोटल गाइस 4 यूनिट्स हैं। जो आपकी यूनिट 1 है वो इंडियन कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज की बात करती है। वहीं आपके यूनिट 2 के अंदर आप इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट 3 आपको बताएगी कि कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है, इंडियन सोसाइटी में हमें कैसे कल्चरल प्लूरलिज्म देखने के लिए मिलता है। एंड यूनिट 4 हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक 2 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सेम वीडियो ब्लॉक 1 का भी था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी ब्लॉक 2 की यूनिट नंबर 1 को, जो कि आपकी है इंडियन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यू। यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर जो भी आपकी डिटेल्स थी, आपकी जो पूरी कंप्लीट यूनिट थी, उसमें से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ओके, सो द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, ये क्या कह रहा है कि जो फ्रेज है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया जैसी कंट्री के लिए स्पेशली, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर तो मिक्स ऑफ कल्चर है, मिक्स ऑफ कल्चर है, रिच मिक्स ऑफ कल्चर है। यानी कि हमारे यहाँ पे वेरियस ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट रिलीजन्स एंड बिलीव्स हैं लोगों के, कस्टम्स हैं लोगों के अलग अलग। सो यहाँ पे ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो हमारे देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। India's culture is more than 5,000 years old and has continued to grow because of people who came from different places and made it their home. सो यहाँ पे हमारा जो इंडियन कल्चर है, देखो गाइस, वो कम से कम 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि जो है पुराने जो इंडियन सिविलाइजेशंस थी वो सरवाइव करती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हड़प्पा जो थी वो सरवाइव करती है। इंडिया के अंदर हमें वेरियस कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसे ही जैसे इजिप्ट में देखने के लिए मिलता है, रोम में देखने के लिए मिलता है, मेसोपोटामिया में देखने के लिए मिलता है, वैसे ही हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। पर हम, अगर मैं बताऊं आपको, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, वो सब खत्म हो जाती है, बट हम देखते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो गाइज सर्वाइव करती है। सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इज दिस द स्ट्रॉन्ग वैल्यूज इन इंडियन कल्चर। तो हम जो है इतना सर्वाइव कर पाए, उसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो क्या है कि हमारे कल्चर में हमें स्ट्रॉन्ग वैल्यूज देखने के लिए मिलती हैं। दीज वैल्यूज आर डीपली कनेक्टेड टू हाउ पीपल लिव एंड ट्रीट ईच अदर। इन अर्लियर लेसन्स यू लर्न अबाउट मोरालिटी। सो ब्लॉक 1 के अंदर गाइस हमने ना पूरा मोरालिटी के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, और अब हम कल्चर और वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा आपका यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन था जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। हालांकि जो है आपके आंसर में इसमें से कुछ लाइंस जो है वो आपके काम आ सकती हैं, तो आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि कल्चर क्या होता है, कल्चर को हम क्या मतलब किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। जब आंसर में आप कल्चर के बारे में लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। सो जो वर्ड आपका कल्चर जो वर्ड है वो कहाँ से आता है? सो द वर्ड कल्चर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्चरा, कल्ट्यूरा, वॉट एवर इट इज, आप देख लीजिए, स्पेलिंग यहाँ पे इसकी लिखी हुई है। ओके, सो विच मीन्स टू ग्रो और डेवलप। सो यहाँ पे कल्चर का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? कल्चर का मतलब है टू ग्रो एंड डेवलप, ग्रो करना, डेवलप करना। कल्चर इज नॉट अबाउट म्यूजिक, डांस और आर्ट, इट इंक्लूड्स मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन अ सोसाइटी।
तो कल्चर का मतलब केवल यही नहीं है कि मैं कह दूं हाँ भाई ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ का नाच है, ये यहाँ का गाना है, ये यहाँ की कला है, सिर्फ ये कल्चर नहीं होता। कल्चर में हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ वेल नोन डेफिनेशन बाय द टाइलर, कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग पीपल इन अ सोसाइटी डू। समाज में लोग जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें उनके कल्चर में आती हैं, लाइक देयर आइडियाज, values, belief, behavior and their knowledge. UNESCO also says that culture includes not only art and literature. कल्चर में हमें केवल हमारा आर्ट और लिटरेचर नहीं देखने के लिए मिलता, बट ऑल्सो हमें लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, वे ऑफ लिविंग टुगेदर, वैल्यूज, बिलीफ, ये सब देखने के लिए मिलता है। सो कल्चर इज समथिंग लर्नड एंड शेयर थ्रू फैमिली, एजुकेशन एंड कम्युनिटी, नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद। तो कल्चर के साथ हम पैदा नहीं होते, कल्चर को हम सीखते हैं। सो इन शॉर्ट, कल्चर इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ ऑफ अ group of people including their language, customs, values, arts, emotions and way of thinking and living. So guys, I hope आप समझ चुके होंगे कि कल्चर क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत देश में जो ज्योग्राफी है हमारे देश की, उसका हमारे इंडियन कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो गाइज, जब हम अपने देश इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम अपने देश को 5 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांट सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे ऊपर कश्मीर है, कश्मीर के साथ आपका उत्तराखंड है। सो जो हमारे ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे हमारे क्या हैं, हमारे पहाड़ हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारी माउंटेन रेंजेस हैं जिन्हें हम कहते हैं हिमालयाज। और हिमालय से बहती हैं हमारी नदियाँ, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और हमारी जो है इंडस रिवर बहती है। इंडस तो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुई है ना। इंडस बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया को ये नदियाँ सींचती हैं, ठीक है, गंगा बहते हुए इधर को ही जाती है, तो जिस जिस एरिया को ये नदियाँ सींचती हैं वो सारा एरिया हमारा किस में आता है, वो सारा एरिया हमारा आता है किसमें, नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। फिर उसके नीचे हमारा सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है, फिर उसके नीचे हमारा साउथ इंडियन प्लेट्यू है, और फिर हमारे क्या है, किनारे किनारे पे हमारे कोस्टल एरियाज हैं। तो इस तरीके से हम अपने देश को 5 मेन ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांट सकते हैं। So these different region have shaped Indian art, architecture, music, dance and spiritual life. तो एक बहुत ही कॉमन सी बात मुझे बताओ कि देखो, कोस्टल एरिया में रहने वाले का कल्चर और वहीं नॉर्दर्न माउंटेन्स में रहने वाले के कल्चर में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। उनके आर्ट में, आर्किटेक्चर में, म्यूजिक, डांस, हर चीज़ में फ़र्क होगा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया के जो कई सारे स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी भाषा है, उनका डांस है, उनका म्यूजिक है। तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फीचर्स पे भी जो है, ज्योग्राफिकल फीचर्स भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इन द साउथ बियॉन्ड द विंध्या माउंटेन्स अ यूनिक द्रविडियन कल्चर डेवलप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्यन कल्चर इन द नॉर्थ। तो हम क्या देखते हैं कि साउथ इंडिया में विंध्या माउंटेन रेंजेस के बाद जो है हम देखते हैं कि साउथ में द्रविडियन कल्चर डेवलप होता है, वहीं नॉर्थ में आर्यन कल्चर डेवलप होता है। तो इंडियन कल्चर इज सो रिच एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट इज इवन इन्फ्लुएंस्ड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियन कल्चर ने एशिया के दूसरे पार्ट्स को भी इन्फ्लुएंस किया था। सो ये तो हमारा जो टॉपिक है ये वाला कि क्या ज्योग्राफी का इंडियन कल्चर पे इन्फ्लुएंस रहता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन कल्चर है वो कैसे हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, उसका इंडियन वैल्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडियन वैल्यूज कम फ्रॉम इट्स लॉन्ग एंड रिच कल्चर विच इज ओवर 5000 ईयर्स ओल्ड। थ्रू आउट हिस्ट्री इंडियन कल्चर हैज चेंज। तो हम क्या देखते हैं कि इतिहास से ही हमारा कल्चर बदल चुका है, हमने दूसरे कल्चर्स को भी अपने में एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं ब्लेंड ऑफ डिफरेंट कल्चर बन चुका है। उसके पीछे रीज़न देखो क्या है कि हमारे पास देखो दूसरे जो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में आए, मुगल्स हमारे इंडिया में आए, ग्रीक हमारे इंडिया में आए, तो उनका कल्चर भी हमारे कल्चर में मिक्स हो जाता है। ये जो इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है ना, ये जो मिक्स जो हमें इंडियन कल्चर में देखने के लिए मिलता है वो हमें रिलीजन में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, हर जगह देखने के लिए मिलता है। सो द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट शोज ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द बुद्धिस्ट आर्ट, है ना। तो हमें बुद्धिस्ट आर्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल जाएगा। हमने एक इंडो इस्लामिक स्टाइल पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी थी। उर्दू लैंग्वेज जो है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ब्लेंड हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल मिक्सिंग इंडियन बिलीव इन द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। सो रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे G20 समिट हुआ था लास्ट ईयर,
उसका जो उसकी जो एक लाइन, जो उसकी मतलब फेमस लाइन थी, क्या कहते हैं उसको, जो उसका नारा था, आई थिंक वो क्या था, वो था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। सो इवन विद सो मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, इंडिया स्टिल हैज अ स्ट्रॉन्ग यूनिटी। तो चाहे हमारे देश में कितने भी धर्म और भाषा हो, बट हमारे देश में हमें यूनिटी देखने के लिए मिलती है। सो दिस यूनिक इंडियन कल्चर हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन कल्चर के ना कई सारे गाइस देखो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी। देखो जैसे कि हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं, जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग आ जाएगा, हमारा नेशनल एंथम आ जाएगा, और हमारा नेशनल सॉन्ग आ जाएगा, एंड बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। हमारे देश की कई सारी भाषाएं आ जाएंगी, जिसमें हमारी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है ना, और मराठी होती है, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसका पार्ट होता है। इंडियन कल्चर में हमें रिलीजन, फैमिली एंड मैरिज, सोसाइटी और फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें हमें कल्चर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। एंड लास्ट में अब इस यूनिट की समरी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। So Indian culture is about 5,000 years old and is one of the few ancient culture that still exists today. So हमारे देश का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो 5,000 साल पुराना है, और ये एक वन ऑफ द फ्यू एंशंट ऐसा कल्चर है जो अभी तक सर्वाइव करता है। इसमें लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडियन कल्चर ने अपने अंदर दूसरे कल्चर्स को भी ब्लेंड किया है, और इसके अंदर एक एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, अडेप्ट करने की। सो डिस्पाइट हैविंग सो मच डाइवर्सिटी, इंडियन कल्चर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग यूनिटी। तो कितनी भी डाइवर्सिटी हो, इंडियन कल्चर में हमें यूनिटी भी देखने के लिए मिलती है। जो हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में ना फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फैमिली के अंदर शेयरिंग, केयरिंग होता है। इंडियन फैमिलीज एक दूसरे को हेल्प करती हैं। फूड को हम गॉड की तरह मानते हैं, एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ना कि केवल न्यूट्रिशन। क्लोथिंग के अंदर हमें कई सारे कल्चरल वैरायटी देखने के लिए मिलती है। नेशनल सिंबल्स हमारे देश में जो हमारा देश प्रेम है, पैट्रियोटिज्म को वो शो करता है। टीचर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो हर सब्जेक्ट में वैल्यूज़ को इंक्लूड करें, बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं। पीपल शुड ऑल्सो क्वेश्चन देयर प्रेजुडाइसेस एंड बिलीव टू बिकम मोर ओपन माइंडेड एंड फेयर। और आज हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में जो लोग हैं ना, वो पहले से ज़्यादा अब क्या बन चुके हैं, ओपन माइंडेड बन चुके हैं। और यहाँ पे अब हम यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 हमारी ब्लॉक 2 की खत्म हो चुकी है। यूनिट 2 जो है उसका नाम है वैल्यूज एनश्राइंड इन इंडियन फिलोसफी। सो वी ऑफन आस्क बिग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान होते हैं, लोग क्यों सफ़र करते हैं, नॉलेज क्या है, वैल्यू क्या है, ये सारे हम सवाल करते हैं। ये सारे जो सवाल हैं, ये सवाल हमारे कहलाते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये ट्रुथ और डीपर मीनिंग्स को ढूंढ रहे होते हैं। फिलोसफी हमारी हेल्प करती है समझने में कि हमारा क्या रिलेशनशिप है वर्ल्ड के साथ, कैसे हम अपने फियर से ओवरकम कर सकते हैं, और कैसे जो है हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। हमारे देश में कई सारे ग्रेट जो हैं स्पिरिचुअल लीडर्स भी रहे हैं। सो इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट इंडियन फिलोसफी। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी के बारे में, इट गोल्स, इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड द वैल्यूज इट टीचेस थ्रू एग्जाम्पल्स। सो गाइज यहाँ पे आप फिलोसफी को समझिए, व्हाट इज फिलोसफी। सो द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया। किस वर्ड से आता है ये आता है ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया से, विच मीन्स लव ऑफ विजडम। फिलोसफी का मतलब क्या है, फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ बिग इंपॉर्टेंट आइडियाज। यहाँ पे हम बड़े बड़े आइडियाज को समझते हैं, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम ट्रूथ को समझते हैं, लाइफ को समझते हैं, फ्रीडम को समझते हैं, नॉलेज, यूनिवर्स, ये सब समझते हैं। ये हमारी हेल्प करता है ये समझने में कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है, क्या मेरा रोल है, मेरा क्या पर्पस है। फिलोसफी की कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जिसमें हम मेटाफिजिक्स को कह सकते हैं, एथिक्स होता है, और भी ब्रांचेस होती हैं, एस्थेटिक्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी इज योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ। व्हाट इज फिलॉसफी, फिलॉसफी इज योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, if you believe in honesty, kindness, respect and fairness, these belief make up your life philosophy। तो आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो वो आपकी लाइफ की फिलॉसफी हो जाती है। So these values are often connected to traditions or religions, but in a secular country like India, okay, so ये जो values होती हैं वो हमारे धर्म से जुड़ी रहती हैं। But India is a secular country and it is better to focus on universal human values। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि हम केवल किसी एक धर्म की वैल्यूज को ना समझकर हम उन वैल्यूज को समझें गाइस जो यूनिवर्सल है, ठीक है। ह्यूमनिज्म को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, मानवता को हमें समझना पड़ेगा।
जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो. बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी have developed many ideas and schools of thought over time. वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी ने भी कई सारे आइडियाज को डेवलप किया है. फिर अब यहाँ पे इंडियन फिलोसफी क्या है, इंडियन फिलोसफी को समझते हैं. तो इंडियन फिलोसफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ थॉट इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्या है इंडियन फिलोसफी? ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ थॉट है. इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग. क्या हेल्प करता है, क्या समझने में ये मेरी मदद करता है गाइस, इसको देखिए. ये समझने में सेल्फ क्या है, यूनिवर्स, ट्रूथ एंड पर्पस ऑफ लाइफ को समझने में हेल्प करता है. इंडियन फिलोसफी इंक्लूड्स बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इंडियन फिलोसफी में हमें स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं. इट हेल्प पीपल फाइंड इनर पीस. ये लोगों की मदद करता है कि लोग इनर पीस को समझें, फियर से लोग आज़ाद हों, एंड अ वे टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ. और ये एक तरीका है जिससे कि हम मीनिंगफुल लाइफ को जी सकते हैं. इंडियन फिलोसफी के 6 मेन स्कूल हैं. ठीक है, वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, जो जिसे हम दर्शन कहते हैं, न्याय, मीमांसा, योग, ये सब हैं. दीज स्कूल्स ऑफर डिफरेंट व्यूज बट शेयर कॉमन वैल्यूज. तो इसके अंदर हमें सारी की सारी हमारी कॉमन वैल्यूज देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ये सब है. इंडियन फिलोसफी हमें दिखाता है दैट लाइफ इज अ जर्नी ऑफ द सोल एंड दैट वैल्यूज एंड एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पर्सनल एंड सोशल वेलबींग. तो क्या है कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ जो है हमारी, इट इज़ अ जर्नी ऑफ द सोल. ये हमारी आत्मा की जर्नी है. ये प्रमोट करता है आइडिया जो ही मैंने पहले बताया, वसुधैव कुटुंबकम का. इसके बाद जो आपकी यूनिट थी ना, उसमें कुछ और भी चीज़ें बता रखी थी, जैसे कि भक्ति के बारे में बता रखा था, सिखिज्म के बारे में बता रखा था. तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने वो भी ले लिया ताकि आपको एक छोटा सा मोटा मोटा आइडिया लग जाए. सो द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज डिवोशन. भक्ति मूवमेंट में हम क्या देखते हैं गाइज? डिवोशन होता है. अपने जो भी आपके जो आराध्य हैं, आपके जो ईश्वर हैं, उनके प्रति प्रेम. उसमें क्या देखो, जैसे कि जो मीराबाई हैं, उनका श्री कृष्ण के लिए प्रेम होता है. इस तरीके से रामानुज का आई थिंक श्री राम जी के लिए प्रेम होता है. शंकराचार्य का शंकर जी के लिए प्रेम होता है. तो ये जो है, ये भक्ति मूवमेंट का टाइम था, जिस टाइम पे जो व्यक्ति था वो अपने आप को, जो भी मतलब हमारे जो सेंट्स थे, ठीक है, जो हमारे सेंट थे, वो कनेक्ट कर लेते थे खुद को किसी एक सुप्रीम गॉड से. ठीक है, आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड उस टाइम पे बहुत फेमस था. फिर सिखिज्म की अगर मैं बात करूं, तो सिखिज्म जो है वो गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया था, और वो बेस्ड है ऑन भक्ति एंड रिजेक्ट ब्राह्मण सुप्रीमेसी. तो उस टाइम पे देखो भाई, जब भी जो लोग थे ना, वो दूसरे धर्मों की तरफ क्यों जा रहे थे? एक ऐसा टाइम था, देखो, जब हिंदुइज्म था. ठीक है, अब जो लोग हैं वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म को अपना रहा है, कोई कोई जैनिज्म को अपना रहा है. तो उसके पीछे ना एक बड़ा जो रीजन था ना, वो रीजन पता है क्या था? कि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमें ब्राह्मण सुप्रीमेसी देखने के लिए मिलती थी, जिसकी वजह से लोग उसको हिंदू धर्म को छोड़ रहे थे. तो यहाँ पे जब लोग देखते थे कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, लोग उसको नहीं फॉलो करना चाहते थे, उससे बाहर निकलना चाहते थे, तो वो क्या करते थे? दूसरे धर्मों में चले जाते थे. हम देखते हैं कि सिखिज्म में ना नाम जप का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है. कीरत करो, यानी कि अर्निंग जो है, ऑनेस्टली आपको अर्न करना है, शेयर आपको करना है. तो ये बात करता है वननेस ऑफ गॉड की, शेयर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ठीक है, इसके बाद इस्लाम जो है, इस्लाम इंडिया में 8th सेंचुरी के आसपास जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. इस्लाम हिंदुज़म के साथ को एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे इस्लाम के अंदर क्लीनलीनेस हो गया, फास्टिंग, चैरिटी, रेगुलर प्रेयर्स को करना, ये सारी चीज़ें बहुत हाईलाइट की जाती हैं. फिलोसफिकली इट डेवलप्ड कलाम एंड फलसफा. अकबर दीन इलाही एम टू ब्लेंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो अकबर का एक दीन इलाही भी था जो उन्होंने अपना धर्म चलाया था, उसके बारे में भी आप बता सकते हो. सूफिज्म जो था, सूफिज्म क्या है? जैसे हिंदी में हमारा, जैसे हिंदी कह रही हूँ मैं, जैसे हिंदुइज्म में हमारा भक्ति मूवमेंट है ना, वैसे ही इस्लाम में हमें सूफिज्म भी देखने के लिए मिलता है उसी टाइप का. तो एक मिस्टिकल इस्लामिक ट्रेडिशन था जो ग्रीक से जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, जो अपने डिवाइन लव के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए गॉड के साथ जो है लोग जुड़ना चाहते थे, उसको ज़्यादा उसमें महत्व दिया जाता था. लोग कैसे जुड़ सकते थे? थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड डिवोशन वन कैन यूनाइट विद द गॉड. नोटेबल सेंट्स लाइक निजामुद्दीन औलिया एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो इसमें आपके हैं. ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती. फिर क्रिश्चियनिटी है. क्रिश्चियनिटी वही आया इंडिया में जब अंग्रेज आए. ठीक है, फिर वो अपना जो है जीसस क्राइस्ट वगैरह के बारे में लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया. उसके अंदर हमें फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, फ्री विल, ये सारी वैल्यूज़ देखने के लिए
मिलती हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी ना एक वेबसाइट भी है जहाँ से आप अपने गेस्ट पेपर्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है shop.hindustanknowledge.com। अगर आपको पूरा गूगल पे सर्च नहीं करना है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाओ और आराम से वहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करो, आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। इस वेबसाइट से आप यहाँ पे सर्च करके अपने गेस्ट पेपर्स वगैरह ले सकते हो, नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। और जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उसके फ्री PDF के लिए अलग से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस पर लिखा होगा फ्री PDF लिंक, ऐसे करके लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में। अभी वो अपडेट नहीं हुआ है बट 1 या 2 डेज में उसको मैं करवा दूंगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। यूनिट 2 यहाँ पे हमारी खत्म होने वाली है, जिसमें हम इंडियन फिलॉसफी के बारे में जो भी हमने पढ़ा है उसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे। तो इंडियन फिलॉसफी को ये बताता है कि वो मतलब डाइवर्स है, उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म ये सब चीज़ें का इन्फ्लुएंस है। उसके कोर कॉन्सेप्ट में आपका धर्म है, मोक्ष है, कर्म है, ये सब आपका उसके कोर कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल फिलॉसफी भी जो है उसमें था आपका। तो क्लासिकल फिलॉसफी को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, अष्टिका और नष्टिका। अष्टिका में 6 स्कूल्स हैं, ठीक है, जिसमें समाख्या योग है, वाइल नष्टिका में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब देखने के लिए मिलता है। भक्ति मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट में ना पता है क्या होता है, भक्ति मूवमेंट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो डिवोशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रिचुअल्स को नहीं। कि भगवान पे दुनिया भर का चढ़ावा चढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिवोशन इंपॉर्टेंट है। सिखिज्म को गुरु नानक देव जी ने जो है फाउंड किया था, फिर इस्लाम आया, फिर सूफिज्म आया, ये सब हमने पढ़ा। फिर क्रिश्चियनिटी भी आ गया। वो सारा जो है आप पूरा का पूरा जो भी हमने यूनिट में पढ़ा है वो आपको यहाँ समरी में मिल जाता है। इंडियन वैल्यूज हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, चीज़ों को सहना, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है। सहना का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना। प्रिजर्विंग दिस रिच हेरिटेज इज एसेंशियल, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इस रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करें। अभी जो है आपका जो अभी तक मैंने जो है ब्लॉक 1 आपका पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं, और उसके अलावा आपका जो ब्लॉक 2 है उसका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मैंने करवा दिया है। इसका यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी गाइस। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ओके।